हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q2 के रिजल्ट एंड आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। मार्जिन्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के भी सेम ओसवाल पंप की तरह इस क्वार्टर में वाई वाई लेवल पे डिक्लाइन हुआ है एंड आई थिंक जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है सबसे वर्स्ट एबिटा मार्जिन्स इन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। तो आगे का कैसा आउटलुक है, कैसी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बनती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो Q2 के नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल बेड्स की कैपेसिटी अगर हम देखें यथार्थ की तो 2550 से ज्यादा है। लास्ट ईयर जब हम इसको ट्रैक करते थे तब 1100 1200 1300 के आसपास बेड्स थे, यानी कि वाई वाई लेवल पे पिछले एक डेढ़ साल में इन्होंने अपनी टोटल बेड्स को डबल कर दिया है, लगभग डबल कर दिया है। और इससे भी अच्छी चीज क्या है कि आपने कैपेसिटी तो ऐड करी है लेकिन उसके साथ में आपका ऑक्यूपेंसी का नंबर भी इंप्रूव हो रहा है। 6% से ऑक्यूपेंसी कंपनी का वाई वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं नई दुकानें ऐड कर रहा हूं। अब नई दुकानें अगर मैं एग्रेसिवली ऐड करूं तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कस्टमर का फुटफॉल अगर उस रेट से नहीं आया तो आगे चल के मेरा एक्सपेंशन भी जाएगा, ग्रोथ भी सस्टेन नहीं रहेगी और मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस कंपनी के साथ में क्या है, क्यों ये इतना एग्रेसिवली एक्सपैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि नए हॉस्पिटल्स ऐड करने के बाद भी आपका जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है। सेम केस आप देखोगे आरपोप के साथ में 4% का इंक्रीज है इस क्वार्टर के अंदर भी। देन रेवेन्यू का नंबर अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर इनका थोड़ा सा सॉफ्ट था, 21-22% का ग्रोथ था। इस क्वार्टर में बहुत अच्छा कमबैक किया, वापस से 28% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है Q2 में। इबिट्टा में 18% का ग्रोथ है और ये मार्जिन जो हम डिस्कस कर रहे थे 23% के इबिट्टा मार्जिन है। पिछले साल 25% का इबिट्टा मार्जिन था, यानी वाई वाई लेवल पे 200 बेसिस पॉइंट या फिर 2% का डिक्लाइन हमें मार्जिन में देखने को मिला है। अब ये क्यों हुआ है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर आप दिल्ली और फरीदाबाद हॉस्पिटल, दिल्ली में जो मॉडल टाउन का हॉस्पिटल है, फरीदाबाद सेक्टर 20 में जो उन्होंने नया हॉस्पिटल एक्वायर किया लास्ट ईयर, ये दोनों हॉस्पिटल ना इसी क्वार्टर में Q2 ऑफ FY26 में इनके ऑपरेशनलाइज हुए हैं। तो क्योंकि दोनों हॉस्पिटल लगभग 700 बेड्स इनके एक ही क्वार्टर में आया तो कंपनी के कॉस्ट बढ़ गए, एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज हो गए। इसको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो कंपनी कह रही है हमारा इबिट्टा ग्रोथ 35% है। यानी इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज है अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ 28%, इबिट्टा ग्रोथ 35%। तो यानी वैसे बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जस्ट ये एक तरीके का वन टाइम तो नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आया है इन दोनों नए हॉस्पिटल्स के ऐड होने से। फिर पैट का नंबर अगर हम देखें इसमें 33% की ग्रोथ है। आई मीन अगर मैं ये दोनों एक्विजिशन को एक्सक्लूड नहीं भी करूं तो भी पैट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है, 33%, रेवेन्यू ग्रोथ 28%, यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज है। और अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तब तो सुपर सॉलिड ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर 63% की। आई थिंक अब तो याद भी नहीं है लास्ट कौन सा क्वार्टर था यथार्थ का जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमने देखे थे। अगर आप ये वाला इसको इस नंबर पे फोकस करो, 35% का इबिट्टा ग्रोथ, यानी मार्जिन एक्चुअली में इंप्रूव हुए कंपनी के, और पैट में 63% की ग्रोथ, तो नंबर्स एक्चुअली में काफी अच्छे हैं कंपनी के। फर्स्ट हाफ पे अगर हम देखें तो ऑक्यूपेंसी वगैरह वही सेम 66% की है और रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ में काफी अच्छा नंबर है। आरओसी ना आपको अभी दिखेगा इनका थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब पहले तो इनके मोर देन 20% का आरओसी होता था। अभी क्योंकि क्यूआईपी इन्होंने किया लास्ट ईयर और अभी रिसेंटली इन्होंने ये नए हॉस्पिटल्स ऐड करें तो उससे रेवेन्यू आने में टाइम लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए आरओसी नीचे आया है, अदरवाइज बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है। देन इनकम टैक्स वाला मैटर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यथार्थ के लिए, उनके शेयर होल्डर्स के लिए। मतलब पिछले 1.5-2 साल से ये जो चीज है बहुत ज्यादा एक तरीके से खराब सेंटीमेंट बनाया हुआ था इसने इनके स्टॉक को लेकर के। तो अभी फाइनली जो इनकम टैक्स है उन्होंने इनके जो प्रॉपर्टीज थे, जो फिक्स डिपॉजिट थे, उसको रिलीज कर दिया है। अगर आपको याद हो इस कैलेंडर ईयर का वो जो जनवरी का टाइम था, दिसंबर का एंड और जनवरी वाला जो टाइम था, इनके स्टॉक को लेकर के बहुत बेयरिश सेंटीमेंट था। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चन था उस टाइम पे। क्यूआईपी जो रेस किया वहां पे इस तरीके का डिस्कशन था कि इन्होंने डेलिबरेटली ये जो पूरा मैटर है, प्रॉपर्टीज वगैरह जो अटैच हुए, उसको इन्होंने मतलब हाइड किया था खराब इंटेंशन से। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में उस टाइम पे क्लैरिटी दिया था कि ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच किए गए हैं ये इस वजह से किया गया है क्योंकि इनकम टैक्स के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो चेंज हुए हैं। एंड उन्होंने पूरे तरीके से एश्योरेंस दिया है कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ये जो भी मैटर है इनका, प्रॉपर्टीज वगैरह स्पेशली, वो रिलीज कर दिया जाएगा। उस टाइम पे ये भी काफी ज्यादा रूमर था कि मैनेजमेंट कॉन कॉल में इसलिए बोल रहा है कि स्टॉक का सेंटीमेंट थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जो इतना बियरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। बट फाइनली अब उस पर एक तरीके से अप्रूवल आ गया है एंड ये बहुत अच्छा अपडेट है, एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव अपडेट है। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बोला है कि अब जो भी ये पेंडिंग इशू चल रहा है इनकम टैक्स का, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन जो इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि हर एक साल मिनिमम एक हॉस्पिटल हमको एक्वायर करना है। पिछले साल 2 किए थे। इस साल कंपनी ने आगरा में शांति हॉस्पिटल, आई थिंक नाम है इसका, इसको इन्होंने एक्वायर किया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये वैसे तो इसकी कैपेसिटी 150 बेड्स की है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है 250 बेड्स तक इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 260 करोड़ का ये एक्विजिशन है
और इसका इंटीग्रेशन जो है सेकंड हाफ में हो जाएगा, यानी ये जो अभी Q3 Q4 आपका चल रहा है इसी में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसके नंबर्स ऐड हो जाएंगे यथार्थ के नंबर्स के साथ में। एक और एडवांटेज क्या मिलेगा कि क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस वे के साथ में ये हॉस्पिटल, तो जो ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में जो यथार्थ के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये हाई एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफर करते हैं, ऑन्कोलॉजी हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, इन सारे केसेस के लिए ये वाला हॉस्पिटल इनको रेफर कर सकता है। तो एक तरीके से वैसे मतलब हॉस्पिटल बिजनेस में बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन नॉन हॉस्पिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो तो एक तरीके से क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बन जाएगी ना, कि इस दुकान में मैं जो सर्विस ऑफर नहीं करता उस दुकान में जो करता हूं कस्टमर को मैं वहां पे रेफर कर सकता हूं। तो एक तरीके से अच्छी सिनर्जी इनकी बनेगी। देन बेड कैपेसिटी इसी की हम बात कर रहे थे। आप देखो लास्ट ईयर इनका 1600 के आसपास बेड था, अभी 2300 क्रॉस हो गया है, लेकिन ऑक्यूपेंसी का नंबर फिर भी वाई 6% से इंक्रीज हुआ है। ये चीज अच्छी है, वरना क्या होता है कि जब आप एक्सपेंशन एग्रेसिवली करने जाते हो तो ऑक्यूपेंसी का नंबर डिप करता है, मार्जिन पे ज्यादा प्रेशर आता है। यहाँ पे वो केस नहीं है कंपनी के साथ में, तो ये काफी अच्छा है, एक्सपेंशन बहुत अच्छा चल रहा है। एक और अच्छी चीज है, रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है कंपनी के लिए। पहले आप देखोगे नोएडा एक्सटेंशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, 35%, 37%, अब नोएडा एक्सटेंशन से 33% रेवेन्यू आ रहा है। ग्रेटर नोएडा पहले 31% होता था, अब 29% है। फिर जो इनका नोएडा का हॉस्पिटल है जिसमें कंपनी ने बोल दिया कि वहां पे बेड और ऐड नहीं कर सकते, बस हम एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी कम होता जा रहा है, 21% से 19%। झांसी ओरछा हॉस्पिटल फाइनली अब 8% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इनका अभी हॉस्पिटल है ग्रेटर फरीदाबाद। लास्ट ईयर इसका कंट्रीब्यूशन था 4%, इस साल इसका कंट्रीब्यूशन है 10%, मतलब वाई लेवल पे लगभग 2.5 गुना कर दिया इसने अपने कंट्रीब्यूशन को, तो ये काफी फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है। फिर ये जो न्यू दिल्ली मॉल टाउन वाला हॉस्पिटल है ये इसी क्वार्टर में स्टार्ट हुआ है, और 1% के आसपास का कंट्रीब्यूशन इसका रेवेन्यू में है, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा चल रहा है। एक और चीज इनका जो आरपोप को इंप्रूव करते जा रही है। सो नोएडा एक्सटेंशन इनका एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे कंपनी सबसे ज्यादा हाई एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफर करती है। पहले इनका ऑन्कोलॉजी हम देखते थे 9, 10, 11, 12% होता था, अब ये 18% तक चला गया। इसका आरपोप ग्रुप के ओवरऑल आरपोप को एक तरीके से ड्राइव कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। देन नंबर्स हमने वैसे तो देख लिए, लेकिन एक केस इनका सेम ओसवाल पंप जैसा हुआ है। आप देखोगे इबिटा ग्रोथ है 18%, लेकिन पैट ग्रोथ 33% है। सेम ओसवाल पंप का भी ऐसा ही हुआ था, इबिटा ग्रोथ से ज्यादा अच्छी ग्रोथ थी पैट के अंदर, और इनका भी रीजन सेम है। आप देखोगे फाइनेंस कॉस्ट जो है इनका वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 5 टाइम डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने QIP किया था तो उससे इन्होंने डेट रीपे किया, और बाकी का जो फंड था वो आपका इन्वेस्टमेंट में है, FD वगैरह किया है, अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वहां से कंपनी को रिटर्न आया है, जिसकी वजह से आप देखोगे अदर इनकम ग्रो कर गया 3 करोड़ से 9 करोड़, और मेरा फाइनेंस कॉस्ट कम हो गया, तो खर्चा कम हो गया, इनकम बढ़ गया, जिसकी वजह से पैट को बूस्ट मिला, और 33% की ग्रोथ है, जबकि इबिटा मेरा 18% से इंक्रीज हुआ है। बाकी ओवरऑल फर्स्ट हाफ में भी देखूं तो मैं टॉप लाइन हो, इबिटा हो, पैट हो, इन सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देन एक इन्होंने ये काफी अच्छा स्लाइड शेयर, एक और ये चीज है, मतलब ये एक्विजिशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में कंपनी का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी चल रहा है। इनका नोएडा एक्सटेंशन प्लस ग्रेटर नोएडा, इन दोनों हॉस्पिटल्स को मिला करके 3000 बेड्स कंपनी और ऐड करने वाली है। आई थिंक ये अगले 1 से 2 साल के अंदर हो जाएगा। तो ये तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, इसके साथ में अलग से कंपनी बीच में मतलब एनुअली लेवल पे 1 से 2 एक्विजिशन तो साथ में कर ही रही है ये कंपनी। फिर ये वाला स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा स्लाइड इन्होंने इस PPT में शेयर किया है। इसमें मुझे क्या पता चल रहा है, मतलब अगर आप एक रिटेल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपके जो पुराने स्टोर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है और जो नए स्टोर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अब जो मेरे पुराने स्टोर्स हैं उनमें आई मीन ज्यादा ग्रोथ तो नहीं आ सकता, लेकिन उसमें मैं एफिशिएंसी बिल्डअप कर सकता हूं। तो आप देखोगे पुराने स्टोर्स तो नहीं, जो हॉस्पिटल्स हैं इनके नंबर ऑफ बेड सेम है, 1100 पिछले काफी टाइम से मेंटेन है। यहाँ पे कंपनी बेड ऐड नहीं कर रही अभी, लेकिन इसका काम क्या है, ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का, तो वो ये काम कर रहा है। 66 से 72% की ऑक्यूपेंसी गई है। जो नए बेड्स हैं यानी कि जो नई दुकानें हैं वहां पे मुझे खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, मार्केटिंग करना पड़ रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेकर के आना पड़ रहा है, बीच में कुछ प्रमोशन ऑफर निकालना पड़ता है। तो इतना खर्चा करने के बाद इस दुकानों का या इन हॉस्पिटल्स का काम क्या है कि कस्टमर का फुटफॉल लेके आना। तो क्या ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी 45% से 56% हो गया, यानी कि 24% का इंप्रूवमेंट है मेरे ऑक्यूपेंसी के अंदर, जबकि नंबर ऑफ बेड्स ऑलमोस्ट मेरे 2.5 गुना बढ़ गए वाई लेवल पे। 500 से 1200 बेड मैंने कर दिए एक साल में, और ऑक्यूपेंसी फिर भी मेरा 24% से इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज एक्चुअली में यथार्थ को वो एक तरीके का पावर दे रही है कि आप जाओ और एग्रेसिवली एक्सपैंड करो, एक्विजिशन करो, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करो। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं यथार्थ के, काफी अच्छे नंबर्स हैं। सबसे अच्छी चीज तो यही लगी कि बहुत क्वार्टर के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। अब इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं एंड वहां पे देखते हैं मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है। तो एक तो इनका ये जो मॉडल टाउन का हॉस्पिटल है ये मिड जुलाई में ऑपरेशनाइज हुआ था, यानी कि लगभग पूरा Q2 मिला उसको अपना बिजनेस रन करने के लिए। जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है 400 बेड का, वो कंपनी का सितंबर
सितंबर में ऐड हुआ है, यानी उस हॉस्पिटल से ज्यादा अभी कंट्रीब्यूशन आया नहीं है। इसका मतलब एक ये भी है कि उसके कॉस्ट माइट भी इस पूरे क्वार्टर में नहीं आए हो, और कंपनी के मार्जिन हमने ऑलरेडी देखा इस क्वार्टर में डिप हुए हैं। तो मार्जिन का सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या आउटलुक दिया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप ये वाला क्वार्टर देखोगे ना, Q2 ऑफ FY26, तो हमने लगभग 700 बेड्स ऐड करे हैं इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। अगर आप पूरे एक साल का व्यू लो, क्योंकि पिछले साल इन्होंने वो ग्रेटर फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल है, आई थिंक फिडेलिटी जो भी उसका नाम था, 250 के आसपास बेड्स थे उसके, लास्ट ईयर उसको ऐड किया, इस क्वार्टर के अंदर 700 बेड इसके ऐड हुए, तो लगभग एक साल में 1000 बेड इन्होंने ऐड कर दिए। तो कंपनी कह रही है मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो वर्स्ट था ना हमारा, वो एक तरीके का ये वाला क्वार्टर था, क्योंकि आने वाले नियर टर्म में एटलीस्ट हम किसी भी एक सिंगल क्वार्टर में 700 बेड्स ऐड नहीं करने वाले। तो जब इतना एग्रेसिव बेड एडिशन किसी और क्वार्टर में होगा ही नहीं जो इस क्वार्टर में हुआ, तो इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है वो यहां से अच्छी ही रहेगी। यानी ये जो 23% का EBITDA मार्जिन था, ये एक तरीके से बॉटम हम बोल सकते हैं इस कंपनी के लिए अभी अभी जो इनकी परफॉर्मेंस है। यहां से इन्होंने बोला है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड ही रहेगी, अब चाहे वो 0.2% का इंप्रूवमेंट हो, 0.10% का इंप्रूवमेंट हो, लेकिन यहां से और फर्दर डिटोरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस पे एक और पॉइंट आता है कि ये जो आगरा वाला हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या उसका कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होगा? मैनेजमेंट का कहना है आगरा वाला जो हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी रनिंग हॉस्पिटल है, तो और इनफैक्ट वो प्रॉफिटेबल भी है, और डे वन से वो जो हमारे बिजनेस में जब इंटीग्रेट होगा तो वो हमारे रेवेन्यू में, प्रॉफिट में मतलब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, तो उससे भी कोई मार्जिन को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस इन्होंने ये जो फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल इन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया है, कंपनी कह रही है कि इसका स्टार्ट तो ये सितंबर में हुआ, लेकिन इसका वो जो डॉक्टर का कॉस्ट होता है, नर्स का जो कॉस्ट होता है, स्टाफ का जो कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने पूरे Q2 में बुक किया है। तो इसका मतलब खर्चा इसका पूरा Q2 में बुक हुआ है, जबकि स्टार्ट ये सिर्फ सितंबर में हुआ है। तो कंपनी कह रही है इसीलिए हम पूरे तरीके से अश्योर हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री जो है वो बेटर रहेगी Q2 के कंपैरिजन में। तो मार्जिन के लिए काफी पॉजिटिव गाइडेंस है इनका। अनलाइक ओसवाल पंप का क्या हुआ कि Q2 में मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं, लेकिन Q3 में भी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि वाई लेवल पे लगभग 4 से 5% का इंपैक्ट होगा मार्जिन के अंदर। Q4 में जाके उनके मार्जिन जो है वो लगभग इक्वल हो जाएंगे जो लास्ट ईयर का Q4 था। तो मतलब जो Q3 का कॉन कॉल होगा ओसवाल में, उसमें हमको क्लैरिटी मिलेगा कि उनके मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री कैसे रहेगी। लेकिन यथार्थ के लिए यहीं पे क्लियर है कि ये बॉटम था मार्जिन का, एंड यहां से आगे आगे की ट्रेजेक्ट्री काफी अच्छी रहेगी। देन कंपनी का, हाँ, एक आपने देखा होगा लास्ट मंथ में इन्होंने एक अपडेट किया था, जो CGHS है ना आपका, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसका आई थिंक फुल फॉर्म है। तो लास्ट 10 ईयर से उनके वो जो मतलब वो जो रेट थे वो बिल्कुल फिक्स थे। अब मेडिकल एक्सपेंसेस आप देखो हर साल बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हर मंथ हम देख रहे हैं कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा आपका इन्फ्लेशन उसमें बहुत हाई है, लेकिन वो जो CGHS के अंदर जो रेट्स वगैरह हैं वो लास्ट 10 ईयर से फिक्स थे, उसको गवर्नमेंट ने रिवाइज नहीं किया था, लास्ट मंथ उसको रिवाइज किया है। तो इससे यथार्थ हो गया, और स्पेशली जो वो हॉस्पिटल जो आपके मेट्रो सिटीज के अंदर हैं, बिकॉज उनको ज्यादा रियलाइजेशन वहां पे मिलेगा, प्लस ज्यादा पेशेंट्स को वहां पे केटर कर सकते हैं, तो उनको इससे एडवांटेज मिलेगा। तो यथार्थ का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि FY26 के अंदर अराउंड 1.7% का एडवांटेज हमको रेवेन्यू में मिलेगा, यानी एडिशनल रेवेन्यू आएगा इस रेट रिवाइज से, और EBITDA में लगभग 1% का एडवांटेज होगा। फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है FY27, उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 2.4 से 2.5% का रेवेन्यू एडिशन आएगा इस रिवीजन से, रेट रिवीजन से, और लगभग 1.5% का EBITDA में एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक इनका मतलब थोड़ा सा ग्रोथ और इनको हेल्प करेगा और बेटर ग्रोथ अचीव करने में। देन एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस क्वार्टर में, इनका जो आरपोप का नंबर है ना, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप हुआ है। वैसे तो हम बात करते हैं कि वाई देखना चाहिए, लेकिन इस केस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो कंपनी को के आरपोप को इंप्रूव करने के लिए लीवर ज्यादा थे। एक तो वो दिल्ली हॉस्पिटल आपका ऑपरेशनाइज हो गया, फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल भी ऑपरेशनाइज हो गया, और अगर आपको याद हो तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इन दोनों हॉस्पिटल का जो आरपोप है वो हमारे ग्रुप के आरपोप से बेटर होगा। तो अगर ये दोनों हॉस्पिटल्स आपके Q2 में आए हैं जो Q1 में नहीं थे, तो उसका मतलब कि आपका आरपोप यहां से और इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। दो रीजन है इसके। पहला तो दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है उसका अभी करंट आरपोप का जो नंबर है वो कम है, जो होना चाहिए आई थिंक 35-36,000 तक उसका इन्होंने गाइडेंस दिया था, लेकिन अभी उससे कम है। कम क्यों है? क्योंकि अभी जस्ट वो स्टार्ट हुआ है, 2-3 मंथ्स हुए हैं, तो इनका वो जो गवर्नमेंट स्कीम के साथ में जो एम्पैनलमेंट होना होता है वो अभी तक नहीं हुआ है, प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में जो आपका एम्पैनलमेंट कराना होता है वो भी अभी तक कंपनी ने नहीं कराया, मतलब वो इन प्रोसेस है, डिस्कशन चल रहा है, टैरिफ वगैरह अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो जब तक आपके टैरिफ रेट फाइनलाइज नहीं हुए हैं प्राइवेट इंश्योरेंस थे,
तो आपको जो पेशेंट्स ऑनबोर्ड करने पड़ते हैं ना, वो थोड़े से लोअर रेट्स पे करने पड़ते हैं, प्लस ऑक्यूपेंसी भी अभी कम है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से उसकी ऑक्यूपेंसी कम है। दूसरा रीजन क्यों आरपीओ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, तो कंपनी का जो झांसी ओरछा का हॉस्पिटल है ना, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। पहले 7% था, अब लगभग 8 से 9% के बीच में है। और झांसी ओरछा का जो आरपोब है वो पूरे ग्रुप के और आरपोब से 50% कम है। यानी कि अगर पूरे यथार्थ हॉस्पिटल का आरपोब है 35,000, तो उसका आरपोब है आई थिंक 17-18,000 के आसपास। लेकिन वो हॉस्पिटल अच्छा है, मतलब प्रॉफिटेबल है, मार्जिन अच्छे बनाता है, आरओसी अच्छा बनाता है, क्योंकि वो वॉल्यूम गेम है। आई मीन वहां पे कंपनी ज्यादा हाई एंड मेडिकल सर्विसेज नहीं देती है। वहां पे जो आपके गवर्नमेंट पेशेंट्स होते हैं, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जो स्कीम है, आयुष्मान योजना, आयुष्मान हो गया, और जो ऐसे जो स्कीम्स हैं उनके पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो कंपनी को वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी मिलती है, प्रॉफिटेबल है, आरओसी अच्छा बनाता है। बट आरपोप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी के ओवरऑल आरपोप को ड्रैग करता है। तो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्योंकि बढ़ गया और नए हॉस्पिटल का मतलब अभी आरपोप आया नहीं है, आने वाले मंथ्स में आएगा, इसकी वजह से कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर आरपोप के नंबर जो है वो थोड़े से नीचे गए हैं। बट जब से हम यथार्थ को ट्रैक कर रहे हैं, आई थिंक 2 साल के आसपास हो गया है, उससे पहले का भी आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल में ना इस कंपनी के आरपोब हर एक साल ऑन एन एवरेज 8 से 10% के रेट से इंक्रीज हुए हैं। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। इनफैक्ट इन्होंने FY28 का एक टारगेट दिया है कि आई मीन बाय FY28 हमारा जो ओवरऑल आरपोब है वो मिनिमम 40,000 होगा या उसको भी क्रॉस कर देगा। यानी 8 से 10% का ग्रोथ कंपनी इसमें प्लान कर रही है। अब ये ग्रोथ आएगा कहां से, तो एक तो सबसे पहले ये दिल्ली वाला हॉस्पिटल, दिल्ली वाला हॉस्पिटल कंपनी कह रही है कि अभी हमारा एम्पैनलमेंट चल रहा है, जैसे ही एम्पैनलमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर इसका आरपोब 40,000 क्रॉस कर देगा। क्योंकि इसमें जो भी आपके वो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज होते हैं, आपके वो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हो गया, ये सब कंपनी इसके अंदर स्टार्ट करेगी दिल्ली के अंदर। तो 40,000 आपका इसका आरपोब क्रॉस कर देगा। दूसरा कंपनी कह रही है फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो भी जब ऑपरेशनाइज होगा, वो भी हाई आरपोब हॉस्पिटल है, तो वो भी हमारे ओवरऑल आरपोब को बूस्ट करेगा। प्लस नोएडा एक्सटेंशन जो हमने अभी देखा 18% ऑन्कोलॉजी चला गया, उसका भी कंपनी कह रही है हर एक क्वार्टर में जो आरपोब का नंबर है वो इंप्रूव होता रहेगा। इसके अलावा जो मेडिकल टूरिज्म जो आपका थीम है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, आई थिंक उस पर्टिकुलर सेगमेंट में 20 से 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छे मार्जिन है उसके अंदर। सो वहां पे भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली अभी एक्सपैंड कर रही है। आई थिंक इन्होंने 2 कंट्रीज के अंदर अभी सेंटर इन्फॉर्मेशन होता है ना, इन्फॉर्मेशन सेंटर या सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी बोलते हैं, मतलब एक तरीके का आप वहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए एक वहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करते हो। मतलब इंटरनेशनल पेशेंट्स को अगर आपको इंडिया में लेके आना है तो आपका थोड़ा सा एक वहाँ पे ब्रांड होना चाहिए ना, कि पेशेंट के साथ में आप कनेक्ट करो, उनकी स्पेसिफिकली उनको क्या डिजीज है, किसका ट्रीटमेंट करवाना है, वहाँ कितनी कॉस्ट आएगी, इंडिया में उनको क्या कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, प्लस यथार्थ उनको क्या हेल्प कर सकता है। इस तरीके का एक ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन सेंटर आई थिंक उसको बोलते हैं, वो इन्होंने 2 कंट्रीज में ओपन किया है। प्लस कंपनी कह रही है कि अभी अफ्रीका में 6 और ये ओपन करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। सो उनका कहना है या तो सेकंड हाफ हो FY26 या फिर फर्स्ट हाफ हो FY27 में हमको बहुत अच्छा इंटरनेशनल पेशेंट का वॉल्यूम मिलने वाला है। तो ये एक इन्होंने गाइडेंस दिया है। प्लस इंटरनेशनल पेशेंट्स में आपका जो आरपोप का नंबर होता है ना, वो डोमेस्टिक पेशेंट के कंपैरिजन में 45 से 55% हायर होता है। मतलब आप मानो कि डोमेस्टिक पेशेंट से एक बेड पे मैं कमाता हूँ 100 रुपए, और अगर इंटरनेशनल पेशेंट आता है तो मेरा इनकम हो जाता है 140 से 155। तो इतना बड़ा इनको आरपोप में जब मिलेगा इंटरनेशनल पेशेंट के वॉल्यूम से। तो ये 3-4 लीवर्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने गाइडेंस दिया है कि आरपोप हमारा 8 से 10% पे ग्रो करता रहेगा। देन ऑक्यूपेंसी, हाँ ब्रेक इवन ये कब होगा, जो 2 नए हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर करे हैं, तो दोनों का ब्रेक इवन का गाइडेंस है 15 से 17 मंथ्स का। दिल्ली वाला हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि अभी उसका ऑक्यूपेंसी 13-14% के आसपास है। तो जैसे ऑक्यूपेंसी 35% क्रॉस होगा ये ब्रेक इवन हो जाएगा। फिर फरीदाबाद भी सेम आपका नेक्स्ट 15 to 17 मंथ्स के अंदर ब्रेक इवन हमारा कर लेगा। देन इन्होंने एक कैपेक्स का टारगेट दिया है अगले 3 साल के लिए। मतलब 3 साल का अनाउंसमेंट पीरियड है, यानी कि अगले 3 साल में कंपनी अनाउंस करेगी कि कहां कहां पे ये कैपेक्स कर रहे हैं। टोटल कैपेक्स ये प्लान कर रहे हैं 1500 करोड़ के आसपास। और जो स्पेंड करेगी कंपनी, मतलब ये टोटल कैपेक्स जो कंपनी स्पेंड करने जाएगी ये अगले 4 से 5 साल के अंदर करेगी। यानी ऑन एन एवरेज एनुअली कंपनी 300 से 400 करोड़ का कैपेक्स करेगी अगले 4 से 5 साल के लिए। इसमें से आपका एक सबसे बड़ा कैपेक्स तो वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पे जाएगा, जो कंपनी 3000 बेड्स ऐड करने को देख रही है। सो इसका इन्होंने बोला है आई मीन बाय द एंड ऑफ FY28 कंपनी के पास में ये 3000 बेड्स और आ जाएंगे। प्लस अभी जो ये 2500 के आसपास बेड है ना आगरा वाले हॉस्पिटल को ऐड करके, इसको कंपनी डबल करने को देख ली अगले 3 से 4 साल के अंदर। यानी अगर आप एक्सपेंशन रेट देखो, जैसे हमने V2 रिटेल का देखा 45 से 50% है, इस कंपनी का वो 20 से 25% के आसपास आता है। प्लस उसके साथ में आप आरपोब ऐड कर दोगे 8 से 10% का, यानी 30 से 35% का ग्रोथ ये कंपनी बहुत आराम से रिपोर्ट कर सकती है, एटलीस्ट अगले 3-4 साल का व्यू लेके अगर हम चले तो। ये थोड़ा सा एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है।
कैपेक्स को फंड कैसे करेगी कंपनी? इनका कहना है कि आई मीन क्योंकि हमने डेट वगैरह रीपे कर दिया है तो बैलेंस शीट हमारी डेट फ्री है अभी, तो डेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इसको फंड करने को देखेंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम लगेगा क्योंकि पीएसयू बैंक से ये इसकी फंडिंग लेंगे तो 7.5 से 8% का इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी उसमें एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि लो इंटरेस्ट कॉस्ट पे ये सारा एक्सपेंशन करेगी कंपनी। देन ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, आगरा हॉस्पिटल पे कंपनी कह रही है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, मतलब ये फीडर नहीं है। फीडर का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल हो गया जिसमें खुद ज़्यादा सर्विसेज वो ऑफर नहीं करते, आईसीयू वगैरह है नहीं, एंड कोई भी क्रिटिकल केस आता है तो आपको रेफर करना पड़ता है अपने बड़े हॉस्पिटल को। तो कंपनी कह रही है कि ये जो हॉस्पिटल है ये फीडर नहीं है, ये स्टैंड अलोन 250 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो जितने भी क्रिटिकल इलनेस होते हैं ना, जितने भी आपकी मतलब सर्जरीज वगैरह होती है, चाहे आपका कार्डियक सर्जरी हो, एंजियोप्लास्टी हो, ये सारे ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में करे जाते हैं। तो मतलब ये हॉस्पिटल स्टैंड अलोन लेवल पे ग्रो कर सकता है प्रॉफिटेबली और एक्सपैंड कर सकता है अपने सर्विसेज को। इनफैक्ट आगे चल के इनका प्लान है कि इसमें कैंसर ट्रीटमेंट भी कंपनी ऐड करेगी। तो कंपनी कह रही है कि ये हमारे जो बाकी हॉस्पिटल्स है नोएडा के उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और हमारा इंटीग्रेशन मेक श्योर करेगा कि इसको और ग्रो करें और ज्यादा सर्विसेज इसके अंदर हम ऐड करें। बाकी मार्जिन का गाइडेंस है इनका कि जो फर्स्ट हाफ में हमारा मार्जिन रहा है ना, लगभग मोर और लेस वही सेम मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाफ के अंदर भी। बाकी ऑफ कोर्स आई मीन मीडियम टर्म में ट्रेजेक्ट्री इसकी अपवर्ड ही रहेगी क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया वर्स्ट इन्होंने इस क्वार्टर में ऑलरेडी देख लिया है। अभी 2 साल में आप देखोगे तो यथार्थ ने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, आई थिंक 3-4 हॉस्पिटल्स इन्होंने ऐड करे हैं। तो क्या मैनेजमेंट का व्यू है थोड़ा सा कंसोलिडेशन के ऊपर, मतलब इनका इंटीग्रेशन किया जाए, ब्रेक इवन किया जाए, उसके बाद और मतलब एक्सपेंशन पे कंपनी फोकस करे? इनका कहना है नहीं, एग्रेसिव अप्रोच जो हमारा 2-3 साल पहले से था वो अभी भी हम कंटिन्यू रखेंगे। किस लिए रखेंगे? क्योंकि इनका कहना है ये जो दिल्ली का हॉस्पिटल है और जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल है ये 15 to 17 मंथ्स के अंदर हमारा ब्रेक इवन कर लेगा। जो ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल है उसका ग्रोथ तो हम देख ही रहे हैं हर एक क्वार्टर में, मतलब बहुत सबसे फास्ट रेट पे वो ग्रो कर रहा है। प्लस ये जो आगरा का हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर करा है ये तो पहले से ही प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी कह रही है सारी चीजें ऑन ट्रैक चल रही है, कोई भी हॉस्पिटल हमारे ओवरऑल इबिट्टा को ड्रैग नहीं करने वाला, मतलब थोड़े लंबे टाइम तक। तो ये हमको एक वो मतलब एक फुल कंट्रोल दे रहा है कि हम जाके और एग्रेसिवली एक्वायर कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY27 तक ना हमारा प्लान है कि हम एक और एक्विजिशन अनाउंस कर देंगे। मतलब जो इनका ये एक्सपेंशन का जो टारगेट है हर साल का उसको कंपनी कंटिन्यू करने को देख रही है। इनका टारगेट है कि वही नॉर्दर्न रीजन को कैप्चर करना है। एनसीआर में तो मतलब ये है ही पूरे तरीके से, फरीदाबाद में, नोएडा में, दिल्ली के अंदर भी एंटर कर लिया, आपका आगरा के अंदर भी एंटर कर लिया। इसके अलावा कंपनी कह रही है पंजाब, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में भी जो इनके टॉप सिटीज होंगे ना, जो बड़ी सिटीज हैं, उनमें हम हॉस्पिटल एक्वायर करेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि हॉस्पिटल का आरपोप एटलीस्ट 35,000 या उसके आसपास होना चाहिए ताकि हमारे वो ग्रुप के आरपोप को और पॉजिटिवली सपोर्ट करे। प्लस इसके साथ में कंपनी कह रही है कि बड़ी सिटी को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी तो फुटफॉल ज्यादा होगा, यानी ब्रेक इवन हमारा फास्ट होगा, और एक उस बड़ी सिटी में एक बार हमारा ब्रांड बन गया तो उसको हम बहुत अच्छे से डीपर लेवल पे पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है एक्विजिशन वगैरह को लेकर के। फिर एक इनका मतलब वो इबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन होता है ना, कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना अमाउंट जो है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ। तो हमने आई थिंक Q4 में डिस्कस किया था, तब तो वो 70% के आसपास था। इस क्वार्टर में वो नंबर गिर गया है, 58% के आसपास आ गया है। बट ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन एक टेम्पररी आप बोल सकते हो, थोड़ी सी पॉलिसीज इन्होंने चेंज करी है। पहले यथार्थ क्या करता था, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को जो सैलरी देते थे वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को देते थे, तो आपका जो कैश आउटफ्लो होता था वो नेक्स्ट मंथ होता था। अब इन्होंने जैसे इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स करते हैं उसी के साथ में वो पॉलिसी फॉलो करी है। तो मंथ का जो एंड होता है ना, उस डेट को कंपनी अपने स्टाफ वगैरह को सैलरी देती है। तो आपका बैलेंस शीट कैश फ्लो Q2 का बनता है 30th ऑफ सितंबर को, और आई मीन उसी एंड डेट पे कंपनी का कैश आउटफ्लो हुआ, सैलरी वगैरह दिया इन्होंने। तो इसीलिए टेम्पररी कंपनी का जो कैश फ्लो कन्वर्जन है वो थोड़ा सा डिप हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने गाइडेंस दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में इबिट्टा टू कैश फ्लो कन्वर्जन हमारा 78% होगा। तो आप देखोगे अगर कोई भी छोटी हॉस्पिटल कंपनी हो और इतने फास्ट रेट पे ग्रो कर रही हो, 78-80% का अगर उसका कन्वर्जन हो इबिट्टा टू कैश फ्लो, वो बहुत बहुत हेल्दी नंबर है। तो ये ओवरऑल गाइडेंस है कंपनी का। बाकी तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। हाँ, यही है आरपोप का गाइडेंस इनका, वही है FY28 तक इसको 40,000 को क्रॉस करेंगे। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें। एंड अगर आप गाइडेंस वगैरह भी देखोगे तो बहुत स्ट्रॉग है। मतलब इन्होंने क्लियरली बोला है कि 30% का जो ग्रोथ गाइडेंस था हमारा, उसको हम ओवर अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड बहुत सारे लीवर्स ही हैं, अगर हम बेड एक्सपेंशन ही देखें तो वही आपका 20-25-30% पे चल रहा है। तो उसके साथ में आप आरपोप को ऐड करोगे, बहुत आराम से 30-35% के रेट पे कंपनी ग्रो कर सकती है। दूसरा, मार्जिन पे जो एक थोड़ा सा कंसर्न आया था कि इस क्वार्टर में ज़्यादा नीचे हो गए हैं, मतलब क्लियरली इन्होंने वो गाइडेंस दिया एक तरीके का
कि ये वर्स था, ये बॉटम था मार्जिन का, आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री जो है वो अपवर्ड रहेगी। तो एंड साथ में एग्रेसिव अप्रोच इन्होंने कंटिन्यू रखा है एक्सपेंशन का, 20 से 25% का एक्सपेंशन चलेगा अगले 3 से 4 साल तक। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। अब यहाँ से अगर आप इनका H2 का या फुल ईयर का रेवेन्यू प्रोजेक्ट करोगे ना, तो फर्स्ट हाफ में तो कंपनी अराउंड 25-26% पे ग्रो कर रही है। सेकंड हाफ में हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ आपकी और बढ़ जानी चाहिए, 30-35% होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक तो फरीदाबाद का हॉस्पिटल, ये दिल्ली का हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में आपका वो आगरा का हॉस्पिटल भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम स्टिल कंजर्वेटिव व्यू लेके चले तो 28% के आसपास कंपनी बहुत आराम से ग्रो कर सकती है सेकंड हाफ में। तो आपका फुल ईयर का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 1114-1115 करोड़ के आसपास बनता है। यानी वाई अगर आप कंपेयर करोगे ना तो लगभग 28-29% की ग्रोथ बनती है कंपनी की FY25 के कंपैरिजन में। देन इबिट्टा को अगर हम कंपेयर करें तो वैसे तो उन्होंने बोला है कि यहां से ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स ही रहनी चाहिए, बट ऑफकोर्स आने वाले क्वार्टर्स में एकदम से मार्जिन में शायद इंप्रूवमेंट ना हो, वो इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल देखने को मिले हमको। तो अगर हम कंजर्वेटिवली सेम मार्जिन अज्यूम करके चले कंपनी का जो फर्स्ट हाफ में था 24% का, तो आपका फुल ईयर का इबिट्टा बनता है 267 करोड़ का। अब अगर आप इबिट्टा का ग्रोथ देखोगे वाई तो वो बनता है 19%। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप लाइन का ग्रोथ ज्यादा है लेकिन इबिट्टा का ग्रोथ कम है, क्योंकि मार्जिन फर्स्ट हाफ में कंपनी के नीचे चले गए ना। पिछले साल आई थिंक 26% का मार्जिन था, इस साल आपका 24-25% का मार्जिन रहेगा, तो उसकी वजह से इबिट्टा का ग्रोथ इस साल थोड़ा सा स्लो रहेगा। पैट का नंबर अगर हम देखें तो पैट मार्जिन भी अगेन सेम अज्यूम करते हैं जो कंपनी का फर्स्ट हाफ में था 15.5% का, तो आपका फुल ईयर का पैट बनता है लगभग 170 करोड़, 170 से 175 करोड़। और अर्निंग ग्रोथ अगर हम देखें कंपनी की FY25 के कंपैरिजन में तो 31% की होती है। यानी बॉटम लाइन पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि कंपनी ने डेट रीपे किया है तो फाइनेंस कॉस्ट आपका कम हो रहा है, प्लस अदर इनकम से भी एक शॉर्ट टर्म में एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। फॉरवर्ड पी अगर आप इनका देखोगे तो वो बनेगा 43 के आसपास, एंड अगर हम पैग रेशियो देखने जाए तो वो आपका बनता है 1.4 के आसपास। मतलब बिजनेस की ग्रोथ है 25-30% के आसपास की, अर्निंग ग्रोथ 30-35% चल रहा है और पैग रेशियो है 1.4। अब आई मीन पूरा हॉस्पिटल स्पेस अगर आप देखोगे ना तो यथार्थ स्टिल अभी भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आप बाकी सारे प्लेयर्स को देखोगे तो चाहे ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान हो, मार्जिन का जो इंप्रूवमेंट का लीवर है कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में, ये सारी चीजें कंबाइन आपको किसी और प्लेयर में अभी दिखेगी नहीं। तो आई मीन बाकियों से कंपेयर करें तो अभी भी सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि कुछ क्वार्टर पहले तक हम जो इसको डिस्कस करते थे ना, आई थिंक एटलीस्ट Q4 तक जब हम डिस्कस करते थे इस कंपनी को, तब इनका जो वैल्यूएशन गैप था वो बहुत ज्यादा था। तब कंपनी का करंट पी आता था अराउंड 25-30 के आसपास, फॉरवर्ड पी आता था 20 के 25 के आसपास, और बाकी सारे प्लेयर्स ट्रेड करते थे 50-60-70 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। अभी आप देखोगे करंट पी लगभग 50 पहुंच चुका है कंपनी का। आप पी से कंपेयर करो या EV टू इबिट्टा के बेसिस पे कंपेयर करो, दोनों में वो जो गैप था पहले इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के कंपैरिजन में, अब वो गैप काफी हद तक कम हो चुका है। 50-45 का अभी फॉरवर्ड पी बन रहा है और करंट पी भी लगभग कंपनी का उतना चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्वार्टर पहले तक जो मैं वैल्यूएशन गैप, जो मैं वैल्यूएशन री रेटिंग एक्सपेक्ट करता था यथार्थ से, सेम उतना री रेटिंग मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आई मीन ऐसा नहीं है कि यहां से पी इनका एक्सपैंड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक बुल रैली और आया तो आप इस फंडामेंटल के स्टॉक को मतलब बहुत आराम से 80-90 के पी पे भी देख सकते हो, स्पेशली हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर। लेकिन क्या मुझे रैशनली वो एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई मीन पर्सनली मुझे नहीं लगता। मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो वो मेरे लिए बोनस होगा। तो जो मैं री रेटिंग 25-20 के पी पे एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मतलब वहां से री रेटिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 45-50 के आसपास का पी है। लेकिन अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप बाकी सारे फंडामेंटल्स इसके देखोगे और बाकी प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करोगे तो अभी भी सबसे बेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, एंड नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का आउटलुक इनका बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब यहां से फर्दर अपसाइड जरूर है, लेकिन मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन अब कम रखना पड़ेगा जो मैं 20-25 के पी पे करता था। अगर वो मुझे मिलता है उतना, वो मार्केट की तरफ से मिलेगा, वो एक तरीके का बोनस है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रैशनली होना चाहिए, जो 20-25 के आसपास में कर रहा था वो एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आई बिलीव कि मुझे मेरा एलोकेशन वगैरह भी अपना मेंटेन रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल तो ऑफकोर्स अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हमको देखना है। बिजनेस का आउटलुक बहुत अच्छा है, एंड सेम हमने जो डिस्कस किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी सबसे बेस्ट प्लेयर है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।